नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2021 में आयोजित आरपीएससी, उसे उस समय आरएएस कहा जाता था, की परीक्षा के बारे में और इस परीक्षा में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि किस प्रकार से राजस्थान ने वर्ष 2021 में प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर क्या थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड ही हैं, पर चीज़ों को समझना जानना ज़रूरी है कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। तो आज की वीडियो में पहला प्रश्न जो है उसमें कह रहे हैं, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो जी संप्रदाय पूछा गया है किसका, बखना जी का, संतदास जी का और जगन्नाथ दास तथा माधोदास, इन चारों का पूछा गया है संप्रदाय। अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास में, दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। चार संप्रदाय हो गए। हालांकि ये जो परीक्षा थी इसमें 1, 2, 3, 4 के रूप में ऑप्शन होते हैं, ना ABCD के रूप में। ठीक, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दादू पंथ। जी हाँ, बिल्कुल इसी के साथ चलना है हम लोग को। दरअसल दादू दयाल नाम के एक व्यक्ति थे हिंदी के भक्ति काल के अंदर। अब वो जो संत थे वह थे जन्नाती शाखा के। अब लेकिन क्या हुआ कि उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी, तो बहुत अधिक लोकप्रियता होने के कारण दूर दूर से अलग अलग शिष्य आए, आकर के उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो सीक्वेंसिंग देखते हैं तो हमें अलग अलग जगह से यह पता लगता है कि उनके लगभग 12 शिष्य थे। पर हमेशा गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन शिष्यों में कुछ प्रमुख होते हैं। यह आपने अपनी ज़िंदगी में अक्सर ही नोटिस किया होगा कि एक शिक्षक, मान लीजिए कि एक वर्ष में एक कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो जब 5 साल, 7 साल, 10 साल बीत जाएंगे तो सब विद्यार्थी याद नहीं रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों में से 5-7 होंगे जो खास होंगे, उनको ही याद रखा जाता है। खासतौर पे आप शिक्षक को हर एक विद्यार्थी याद रखता है, लेकिन शिक्षक हर एक विद्यार्थी को याद नहीं रख पाता, ये स्थिति होती है। तो इनके 52 शिष्य थे, पर अगर प्रमुख शिष्यों की बात करें तो उसमें नाम शामिल है बखना जी का, संतदास जी का, जगन्नाथ दास का, माधोदास का। तो यह सभी जो हैं ये है प्रमुख उनके शिष्य थे। इसके अलावा कुछ और प्रमुख भी थे, जैसे कि सुंदर दास है, गरीब दास है, तो इन सभी का नाम आता है। तो दादू पंथ से सब संबंधित है, सब जुड़े हुए हैं, जैसे इनके गुरु से ही जुड़ा हुआ है इनका पंथ। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जब शिष्य बहुत सारे हो जाते हैं तो वैचारिक मतभेद होता है आपस में, और वैचारिक मतभेद के बाद में स्थिति पता लगती है कि जो मुख्य संप्रदाय है उसके अंदर उप संप्रदाय बन गए हैं, और अलग अलग शिष्य जो है वह अपनी अलग अलग विचारधारा का पालन कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है, आप देखिए आप दर्शन की स्थिति में चल रहे हैं, आप दार्शनिक हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गुरु के दर्शन को पूरी तरह से स्वीकार करें। कई बार होता है कुछ शिष्य होते हैं जो चीज़ों को कहीं ना कहीं संशोधित करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा विचार अपना अलग लेके चलते हैं, और जो उनका अलग विचार होता है ना, उसी वजह से क्या होता है कि फिर संप्रदाय धीरे धीरे टूटना शुरू करता है। कुछ पूरी तरह से गुरु की बात मानते हैं, कुछ अपने अलग रूप में मानते हैं, कुछ बिल्कुल ही अलग चले जाते हैं। तो इसके कुछ संप्रदाय भी बन गए, जिसमें खालसा, विरक्त, उत्तराधे, खाकी, नागा, ये सभी शामिल हैं। हालांकि सभी का जो मुख्य स्थान था वह रहा है जयपुर के अंदर नरेना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1 हम सभी के सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें सरल रही होगी। चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। 4 पूछ लिए गए हैं। अब कह रहा है कि कूट से उत्तर दो, कौन कौन से हैं। तो देखो जी, सबसे पहले अनेकांतवाद जुड़ा हुआ है जैन धर्म से ही। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो देखिए दूसरा है इसके अंदर स्यादवाद, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। पहला और चौथा ही प्रमुख है, और पहले और चौथे के साथ जब हम जाते हैं तो पता लगता है कि 1 हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। जैन धर्म के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, किस प्रकार से वह चल रहा था। हालांकि लोकप्रियता 24वें तीर्थंकर महावीर जैन के काल में उसको प्राप्त होती है, और उसके बाद ही जैन धर्म अपने वास्तविक रूप में आता है और सभी चीज़ों का पालन किया जाता है। हालांकि नियम बहुत अधिक कठोर थे, तो इस वजह से बहुत अधिक लोकप्रियता नहीं मिली। देखते हैं कि बौद्ध धर्म भी रहता है वहाँ पे, तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता आज भी बहुत अधिक है, पर जैन की उतनी अधिक लोकप्रियता नहीं रहती, क्योंकि नियम बहुत अधिक कठोर थे, तो हर एक व्यक्ति उसको जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अनेकांतवाद, जैसे कि इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो इसकी खास बात यह है कि यह मानते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण है वह अनेक तत्वों से हुआ है, प्रत्येक तत्व के अपने अनेक गुण हैं।
लेकिन जो जैन मुख्य दार्शनिक होते हैं, जो संत होते हैं, वह मानते हैं कि प्रत्येक तत्व के अपने गुण होते तो हैं, लेकिन उन्हें एक साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? जो पूरी तरह से जैन सिद्धांतों का पालन करे, पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करे। जब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा तो वह संसार की अनेक वस्तुओं के गुणों को देख जान समझ पाएगा, उससे पहले नहीं समझ पाएगा। तो साधारण व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। वहीं जो दूसरा है स्यादवाद, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमें पता लगता है कि यह मानते हैं कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है ये मुख्य रूप से। और यहाँ पर यह चीज़ भी प्रस्तुत की गई है कि जैन दर्शन के अंदर किसी वस्तु के गुण को अगर समझना है या उसको समझाना है, उसको अभिव्यक्त करना है, तो उस मामले में यह स्यादवाद सर्वप्रमुख माना जाता है। चीज़ें क्लियर हैं? तो यही दोनों विशेषताएँ हैं इन दोनों सिद्धांतों की, याद रखिएगा। तो पहला और चौथा के साथ हमारा जो विकल्प है वह पहला सही हो जाता है। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिला लीजिए और उसके बाद में कूट से आंसर दे दीजिए। सूची 1, सूची 2, ठीक है। हमारे पास इन्होंने दिए हैं अलग अलग षड्यंत्र केस। यह सभी षड्यंत्र केस जो है यह आधुनिक भारत के हैं। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया था, मुख्य रूप से क्रांतिकारियों द्वारा, क्योंकि वह अंग्रेजी सरकार के जो कार्य थे, नीति थी, कानून थे, उनसे बहुत अधिक परेशान थे। तो हमारे प्रमुख क्रांतिकारी आगे आए और उन्होंने अलग अलग षड्यंत्र केस में भूमिका निभाई। यहाँ आपसे यही पूछ रहा है कि किस षड्यंत्र केस में किसकी भूमिका थी, आपने बस यही बताना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हावड़ा षड्यंत्र केस के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। दरअसल हुआ क्या था, जनवरी 1910 की घटना है। अनुशीलन समिति के 47 सदस्य एक प्लान बनाते हैं यह एक इंस्पेक्टर को मारने का, जिसका नाम था शमशुल आलम। पूरा प्लानिंग करते हैं, व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। जब व्यक्ति की हत्या होती है, दो लोगों को खास तौर पे इस पूरे मामले में दोषी माना जाता है। पहले व्यक्ति जिनको दोषी माना जाता है उनका नाम है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, और जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें इस मामले में दोषी माना गया वह हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो दोनों को फिर बाद में सज़ा दे दी जाती है फांसी की, ठीक है। तो पहले के लिए यानी कि ए के लिए हमारा सही मिलान कौन सा रहेगा, सही युग्म बनेगा हमारा तीसरे पे आकर के, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए लाहौर षड्यंत्र केस बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने एक प्लान बनाया 1928 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स को मारने का। गोली मारी, हत्या की, और उसके बाद में पता लगता है कि इसी मामले में इनको दोषी रखा जाता है। पूरा केस चलता है और केस चलने के बाद में फिर इन्हें फांसी मिल जाती है, ये भी हम सभी को पता है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 3 शामिल थे, तो हम लोग को यहाँ पर एक ही नाम दिया गया है राजगुरु। तो बी के सामने चौथा विकल्प हम लोग रखेंगे, यहाँ पर युग्म बनेगा। दिल्ली षड्यंत्र केस भी अपने आप में बहुत अधिक प्रसिद्ध है, 1912 का है। पंजाब और बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वह दिल्ली में होर्डिंग पर बम फेंकने जाते हैं, लेकिन वह बच जाता है, पर बचने के बावजूद कार्यवाही तो होती है। तो इस दौरान कुछ खास प्रमुख लोग जिनको पकड़ा गया उनमें नाम शामिल था अवध बिहारी बोस का, बसंत कुमार का, विश्वास एवं अमीन चंद का। इन सभी पे मामला चलता है, बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। तो अमीन चंद साहब का नाम शामिल है यहाँ पे, मास्टर अमीन चंद। तो सी के लिए हम लोग रखेंगे पहला। बचा ले दे के हमारे पास में अब दूसरा ही है, तो वह यहीं आ जाएगा। अरविंद घोष जुड़े हुए हैं अलीपुर षड्यंत्र केस से। क्या होता है अलीपुर षड्यंत्र केस में? 1908 की घटना, अनुशीलन समिति की ही घटना। इसके कुछ सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस आते हैं आगे और मुजफ्फरपुर जिले के एक जज की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो अरविंद घोष साहब का नाम इसमें प्रमुख रहता है हमेशा से ही पूरी भूमिका निभाने में। चीज़ें क्लियर हैं? अब देख लेते हैं 3, 4, 1, 2 जहाँ पर है वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो देखिए 3, 4, 1, 2 आ रहा है तीसरे पे, और तीसरा ही रहेगा हम लोग का यहाँ पर आंसर। चीज़ें क्लियर हैं? तो यहाँ पर तीसरे को आंसर लेकर के हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न उसमें कह रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में एक एसोसिएशन स्थापित हुई थी। उस एसोसिएशन को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वीरेशलिंगम द्वारा, के रामकृष्ण पिल्लाई द्वारा, के टी तेलंग द्वारा और गोपालाचार्यार द्वारा। तो देखिए जी, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह रहेगा ए, यानी कि वीरेशलिंगम द्वारा। राजसुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन नाम से इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, 1871 में बनाया था, और इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं? जैसे कि ये वीरेशलिंगम है, इनका पूरा नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, कदोपुरी वीरेशलिंगम पतुलू के रूप में इनको जनरली जाना जाता है। ये पूरा नाम है, बाकी शॉर्ट में वीरेशलिंगम के रूप में आप लोग इनको याद रख सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया।
गिरफ्तार किया गया और 1930 के सत्याग्रह और 32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गई थी। कौन थी? रमा देवी, रतन शास्त्री, अजंता देवी चौधरी और किशोरी देवी। प्रश्न का सही उत्तर है रमा देवी। एक के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। ये महिला बहुत अधिक खास है अपने आप में। दरअसल बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने बहुत खास भूमिका निभाई। पंडित लादूराम जोशी की यह पत्नी थी। ये पहुंचती हैं बिजोलिया वाले क्षेत्र में। बिजोलिया वाले क्षेत्र में पहुंचने के बाद देखते हैं कि किसान जो है बहुत अधिक परेशान है अंग्रेज़ों के अत्याचार से, उनकी नीतियों से। तो यह भी निर्णय करते हैं कि मैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी होंगी, किसान भाइयों का साथ दूंगी और उनकी हक की बात जो है उसके लिए मैं लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। और वही स्थिति होती है। यह वहाँ रहते हैं। इनसे अंग्रेज़ बार बार कहते हैं कि बिजोलिया छोड़ के चले जाओ। यह कहते हैं मैं बिजोलिया छोड़ के नहीं जाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा। आंदोलन में भाग लेती हैं, जेल भी जाती हैं और सभी स्थितियाँ ये फेस भी करती हैं। तो रमा देवी का नाम याद रखिएगा, बहुत अधिक खास है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा प्रश्न जो है वह फिर एक बार युग्म का है। कह रहे हैं कि 2 हैं आपके पास में, सुमेलित कर लीजिए। तीर्थंकर और उनके चिन्ह के बारे में आपसे यह पूछ रहा है। पार्श्वनाथ वृषभ लिखा हुआ है, आदिनाथ के आगे सिंह लिखा हुआ है, महावीर के लिए सर्प लिखा हुआ है और शांतिनाथ के हिरण लिखा हुआ है। देखिए, किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, ज़रूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि महावीर के लिए तो सिंह ही चिन्ह माना जाता है। बहुत फेमस है क्योंकि महावीर स्वामी सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो इनकी चीज़ें, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आयोग यहाँ पर चाहता तो खेल सकता था। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सी के सामने 2 जगह पर इन्होंने 2 दे दिया है, क्योंकि इसको डाउट था कि हाँ बिल्कुल लोगों को पता होगा कि महावीर स्वामी के साथ में जा सकते हैं, तो इसलिए इजीली आंसर निकल जाएगा अगर एक जगह पे देंगे तो। जैसे कि अगर चौथे स्थान पर होता तो बहुत इजीली आप लोग आंसर निकाल के चले जाते, परेशानी नहीं होती। एक जगह पर अब और खेलना पड़ेगा। जैसे कि पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ के लिए होता है सर्प। अब हम इसके थ्रू निकालना चाहें तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, कहीं पे अगर इन दोनों में से ए के सामने तीसरा लिखा है तो वहीं पे काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ए के सामने 4, यहाँ ए के सामने 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत अधिक यहाँ पे चीज़ें और उलझाने की आवश्यकता है नहीं, चौथा ही है हम लोग का सही उत्तर। 1-2 के माध्यम से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको पता हो। पीसीएस परीक्षा में यह थोड़े सा प्लस पॉइंट रहता है सभी के लिए। अगला प्रश्न है फिर एक बार खास। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर ज़मीन में धंस गया था और उसने उनकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। अब उस मंदिर का आप लोग नाम बता दीजिए कि वह मंदिर कौन सा था। संस्थापकों के द्वारा याद रखा जाता है तो जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी की बात यहाँ पर हो रही है। उन्हीं का मंदिर उन्होंने दोबारा बनवाया। मंदिर में नाम दे रखे कुंज बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर और तीजा मान जी का मंदिर। सही उत्तर हम लोग का है चौथा। तीजा मान जी का मंदिर जो था वह बनवाया गया था इनके द्वारा ही, बाद में भी निर्माण करवाया और उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि यक्ष नाव से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? झींका नगरा, नौग्राम, बेसनगर और परखम। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह परखम है। परखम ग्राम से मिली है। परखम ग्राम उत्तर प्रदेश से मौर्यकालीन मूर्ति मिली है। यक्ष की विशालकाय मूर्ति बहुत अच्छी है, आप लोग को फोटो भी इजीली मिल जाएगी। हालांकि आज के समय में ये यक्ष की जो मूर्ति है ना, यह मूर्ति मथुरा के एक संग्रहालय में रखी हुई है, ताकि आप लोग कभी भी जाकर के उसको देख जान सके। तो चले जाइएगा देखने के लिए इच्छुक हो, फोटो भी आपको इजीली इसकी मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि इस मूर्ति के आधार पर मथुरा कला की परंपरा के अंदर शुंग काल में यक्षों और कुषाण काल के अंदर बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण करवाया जाता रहा और बाद में ऐसे अनेक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त होते रहे, जो बताते हैं उस काल की विशेषताओं के बारे में और हमें अनेक बातों को जानने समझने के लिए वह मदद भी करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा चौथा। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला, पुलिस की परवाह ना करते हुए थाने में घुसने का प्रयास किया, गोली खाई। ये घटना कहाँ हुई थी आपको ये बतानी है। सोनीतापुर, मिदनापुर, कोरापुर और गोहपुर। तो देखिए, यह गोहपुर की घटना है। चौथा विकल्प सही है हम लोग का यहाँ पर। कनकलता बरुआ जो थी, उन्होंने द्वारा एक जुलूस निकाला गया था यहाँ पर। यह जुलूस जब निकाला गया था 1924 के अंदर, तो पुलिस ने चीज़ों को उनके घेर लिया था और बाद में जब यह पहुँचती हैं पुलिस थाने में, तिरंगा फहराने का प्रयास करते हैं वहाँ पर, तो उस दौरान इन्हें गोली मार दी जाती है और वहीं पर ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है,
खास है इतिहास के मामले में, और महिला क्रांतिकारी है तो इसलिए यह और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आजकल आयोग आगे बढ़ रहे हैं, महिला क्रांतिकारियों से अनेक प्रश्नों को पूछ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, पुस्तकें हैं और उनके लेखक है, आपको बताना है कि किस पुस्तक का लेखन उसके सामने वाले युग्मों ने नहीं किया। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने है नेह तरंग। देखो, नेह तरंग जो है वही है इस प्रश्न का उत्तर, ये भी आप लोग को याद रखना है। एक के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि ये बात आप लोग को याद रखनी होगी, क्योंकि इसका जो कार्य था वह कार्य सवाई प्रताप सिंह के द्वारा नहीं किया गया था। इसको लिखवाया था बूंदी नरेश राव बुद्ध सिंह द्वारा, और इसकी रचना जो हुई है यह पिंगल भाषा में हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर तो हम लोग का आ गया, एक ही है हम लोग का आंसर, लेकिन बाकी अगर जो हमारी पुस्तकें हैं उन पर थोड़ी थोड़ी सी बात कर ली जाए तो, जैसे कि नागदमन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल रचना जो है इसकी की थी सायांजी झशूला ने, और इसकी रचना जो है यह भक्ति रस से ओतप्रोत एक ग्रंथ है साया जी का, ये बात आप लोग को याद रखनी होगी। इसके अलावा रणमल छंद नामक पुस्तक जो है श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। श्रीधर व्यास के द्वारा रचित है, वर्ष 1454 में। पाटन के सूबेदार साकार खां और ईंदर के राठौर राजा रणमल के युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अगली पुस्तक है भाषा भूषण, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा इसको लिखा गया था। और भाषा भूषण की खास बात यह है कि यह ग्रंथ बिल्कुल चंद्रलोक की छाया पर बनाया गया है और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का यह अनुसरण भी करता है। तो आंसर हम लोग का एक हो जाएगा, जैसे कि आपको पहले ही क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बयाना दुर्ग स्थित वारीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत काल का है, मुगल काल का है, मौर्य काल का है, या गुप्त काल का है? 2 काल दे दिए हैं इन्होंने मध्यकालीन भारत के, 2 काल दे दिए हैं प्राचीन भारत के। देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बयाना दुर्ग में जो ये है वारीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है, यह विजय स्तंभ गुप्त काल का है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरिक यज्ञ के समापन पर बयाना दुर्ग में गुप्त काल में प्रस्तर स्तंभ बनाया गया था। यह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा 4 हो जाएगा। गुप्त काल के बारे में आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता से जुड़ी 4 बातें इन्होंने बताई हैं और कह रहे हैं कि नीचे से आंसर बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तो आहड़वासी बिल्कुल तांबा गलाना जानते थे। कह रहे हैं कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, लेकिन यह चावल से परिचित थे, तो इस वजह से यह नहीं की वजह से गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। देखो, तांबा गलाना जानते थे तो तांबे की बात कर दी, तांबा खुद एक धातु है, तो धातु का काम होगा ही। जब धातु आपके पास में है तो आप लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे, ये भी सिंपल फैक्ट है। तो अर्थव्यवस्था का एक साधन था, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं, किंतु पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर खास बात यही है कि बर्तन बिल्कुल इस प्रकार से मिले हैं और अलग अलग आकृतियाँ उस पर उकेरी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस पूरी की पूरी सभ्यता के उत्खनन कार्य की बात करें तो यह कार्य किया गया है अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। इसके कुछ प्रमुख केंद्र जिनकी हम लोग बात कर सकते हैं उसमें शामिल है राजसमंद, बालाथल, ओझेयाना। तो ये सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थान हैं और तांबे से जुड़ी हुई ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसी वजह से तांबे की बात यहाँ पर की गई है। आपको इसलिए चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करें साक्ष्य किस किस खाद्यान्न के मिले हैं, गेहूँ मिला है, ज्वार मिला है और चावल मिला है यहाँ से, पर यहाँ पर पूछा था कि चावल के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, मतलब ए सही है, सी सही है और डी सही है। जहाँ ये तीनों लिखे हैं वही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ए, सी और डी से एक हम लोग का सही उत्तर है। यहाँ पे चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न देखते हैं। फिर एक बार सूचियाँ मिलानी है जी हम लोग को। कह रहे हैं कि 2 सूचियाँ हैं, मिलाइए और देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए, गांगरोड़ का युद्ध और वर्ष, सारंगपुर का युद्ध और वर्ष, सुमेलपुर का युद्ध और वर्ष, और साहिबा का युद्ध और वर्ष सामने। चलिए जी, अलग अलग युद्ध और युद्ध के वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं गांगरोड़ का युद्ध। तो देखिए, यह युद्ध जो है, यह युद्ध होता है 1518-19 में। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको याद रखिएगा। इस युद्ध की खास बात ये थी कि इस युद्ध में लड़े थे राणा संग्राम सिंह और मांडू के सुल्तान। राणा संग्राम सिंह की इसके अंदर जीत हो जाती है। वहीं दूसरे युद्ध की बात करें हम लोग सारंगपुर के युद्ध की, तो सारंगपुर का युद्ध जो है यह 1437 ईस्वी में होता है। और 1437 ईस्वी में हुआ यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में होता है। महाराणा कुंभा जो है वह इस युद्ध में विजयी होते हैं।
तो देखिए तीसरा युद्ध जो है वह है सुमेल का युद्ध है। सुमेल का युद्ध होता है 1544 में, और ठीक इसी प्रकार जो साहिबा का युद्ध है यह होता है 1541 में। तो इस प्रकार सभी के वर्ष मिल जाने के बाद अब देखो हम सीक्वेंसिंग बिठा लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ए है, ए के लिए सही विकल्प रहेगा हमारा 1 ही, जो हमारा बी है उसके लिए सही विकल्प रहेगा 3, जो हमारा सी है उसके लिए सही रहेगा 2, और 4 के लिए 4। जहाँ है 1 3 2 4 वहीं हमारा आंसर है। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 यहाँ मिल रहे हैं, तो इसके हिसाब से दूसरा हो जाएगा हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर से 1849 में, जयपुर से 1856 में, अजमेर से 1840 में, फिर उदयपुर से 1879 में। 4 ऑप्शन हमारे पास में आ गए। तो देखिए आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है, जो मजहरुल सरूर नाम का समाचार पत्र था यह एक द्विभाषीय समाचार पत्र था। हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं में यह प्रकाशित हुआ करता था। लेकिन कब और कहाँ से, तो याद रखिएगा इसका जो प्रकाशन था वह शुरू होता है 1849 में भरतपुर के अंदर, और उसके बाद यह फिर अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें और जितने प्रश्न हमें डिस्कस कर रहे थे इतिहास, कला और संस्कृति के, इतने ही प्रश्न पूछे गए थे वर्ष 2021 की परीक्षा में, जो कि अब आप लोग के सामने क्लियर हो गए हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब कुछ और बात करेंगे। पिछली परीक्षा वर्ष 2018 में हुई थी इससे पहले, तो उसके प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही चीज़ों को जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि वीडियो पसंद आ रही है तो बाकी साथी तक ज़रूर शेयर करें। परीक्षा में आपको बहुत अधिक मदद इसके माध्यम से हो सकती है। थैंक यू सो मच।